हेलो, माय नेम इज़ फैज़ खान। इस वीडियो में हम 11th क्लास की फ़र्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का डिस्कशन करेंगे। राइटर हैं कुसवंत सिंह। कुसवंत सिंह एक इंडियन राइटर हैं जिन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड ऑनेस्ट एक डिस्क्रिप्शन दिया है, एक पेन पोर्ट्रेट लिखा है उन्होंने, एक कैरेक्टर स्केच दिया है इस चैप्टर के अंदर। हम उनकी दादी के बारे में जान पाएंगे, किस तरीके से उनका बिहेवियर और रिलेशन रहा उनके साथ। तो सबसे पहले कुसवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताता है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि उनके 20 सालों से ऐसा लगता है कि एक ही एज पे अटक गई हों। ऑथर ने ज़्यादा बदलाव देखा नहीं है 20 सालों में अपनी ग्रैंड मदर के अंदर, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि वो और बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, ये कहता है ग्रैंड मदर के बारे में ऑथर। तो ऑथर को ये भी मानना बड़ा मुश्किल है उसके लिए कि वो कभी यंग रही होंगी, कभी उनका हस्बैंड रहा होगा और एक वो यंग एज में खेला करती होंगी बच्चों के साथ। कई बार ग्रैंड मदर बताया करती हैं कि वो जब छोटी थी तो वो बच्चों के साथ खेला करती थी, लेकिन ऑथर को ये विश्वास नहीं होता क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हैं कि उसको ये विश्वास नहीं हो पाता है कि वो कभी यंग रही होंगी, कभी बचपने में रही होंगी। तो ये अनएक्सेप्टेबल है उसके लिए, इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है, जिस पे वो विश्वास नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर एक बगल के रूम में ग्रैंडफादर की जो है एक पोर्ट्रेट लगाई गई है, एक पिक्चर लगाई गई है। उस पिक्चर में वो इतने बूढ़े दिखाई दे रहे हैं कि कुसवंत सिंह को लगता है कि वो कभी वो कभी यंग रहे नहीं होंगे, और उनके तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे। इतने बूढ़े 100 साल के दिखाई दे रहे हैं और उनकी बड़ी सी दाढ़ी है, लगता नहीं है कि कभी वो भी यंग रहे होंगे। तो इस तरीके से वो अपने ग्रैंड मदर और फादर के बारे में बताता है। आगे वो अपनी ग्रैंड मदर का एक डिस्क्रिप्शन देता है, एक उनकी फ़िज़िकल किस तरीके से वो अपीयरेंस के बारे में बताता है कि वो किस तरीके से उनके फेस पे रिंकल्स क्रिस क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जो कि ओल्ड एज में हो जाया करते हैं नॉर्मली। तो और वो इतनी थोड़ी सी झुक गई हैं, वो चलने में झुक जाती हैं वो कमर से, और एक हाथ उनके कमर पे रहता है जो पूरे बॉडी पे को बैलेंस करता है, और दूसरे हाथ में उनके बीड्स ऑफ रोज़री, एक माला होती है जिसमें वो इनऑडिबल प्रेयर करती रहती हैं, शांति से मुंह को बंद करके वो उसमें राम इस तरीके से या फिर भगवान का नाम जपती रहती हैं। तो ये उनकी जो है एक दिनचर्या है उनका। और थोड़ा सा और आगे बताता है कुसवंत सिंह कि वो वाइट स्पॉटलेस साड़ी पहनती हैं, जैसे कि इंडियन कल्चर में होता है कि उनके हस्बैंड के डेथ के बाद वो वाइट साड़ी पहना करती हैं, जो कि बिल्कुल साफ़ होती है, और वहाँ पर घर के अंदर ही हॉबल अबाउट यहाँ से वहाँ चली जाया करती हैं। उनकी दिनचर्या का ये इस तरीके से विवरण देता है। तो उसने एक ये भी कंपैरिजन यहाँ पर किया है, एक कंपैरिजन किया है कुसवंत सिंह ने कि उनकी जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, लाइक वाइट लैंडस्केप, एक जैसे पहाड़ के ऊपर जो सफ़ेद चादर बर्फ़ की ढक जाती है, उस तरीके से, जिस तरीके से हमें वहाँ पर शांति मिलती है, एक पीस मिलता है, एक उस तरीके से उनको देखने पर हमें वो शांति मिलती है। वो बताता है कुसवंत सिंह कि वो उसको अपनी ग्रैंड मदर को देखकर वही शांति मिलती है जिस तरीके की एक लैंडस्केप को देखकर मिलती है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन का यूज़ किया गया है। अच्छा, यहाँ पर यह भी मानना बड़ा मुश्किल है पोइट के लिए कि वो कभी प्रिटी रही होंगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत नोटेबल पॉइंट है कि वो प्रिटी और ब्यूटीफुल के बीच में अंतर बताता है। कहता है कि ग्रैंड मदर प्रिटी तो नहीं है, मतलब फिज़िकली वो बहुत सुंदर नहीं दिखती हैं, लेकिन वो ब्यूटीफुल हैं फिर भी। यानी यहाँ पर प्रिटी और ब्यूटीफुल के बीच में अंतर है। प्रिटी यानी वो आउटर अपीयरेंस, वो ऊपर से दिखने में तो सुंदर नहीं है, लेकिन वो इंटरनली बहुत ब्यूटीफुल हैं। उनके बाय नेचर, बाय सॉल वो बहुत बहुत पवित्र हैं, बहुत खूबसूरत है। तो अच्छा, अपने अब रिलेशन के बारे में बात करता है कि ग्रैंड मदर के साथ उनका कैसा रिलेशन था जब वो गांव में थे। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट आपको समझना चाहिए कि ऑथर को उनके पेरेंट्स ने, यानी ऑथर के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने उसको अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में छोड़ दिया है, जब तक कि वो शहर में जाके सेटल नहीं हो जाते हैं, जब तक कि वो वहाँ पर सेटलमेंट नहीं कर लेते हैं पूरी तरीके से। वो ऑथर को अपनी ग्रैंड मदर के साथ वहाँ पर छोड़ देते हैं गांव में। तो गांव में ऑथर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है। तो
किस तरीके का वहाँ पर बॉन्डिंग थी उनके बीच में, रिलेशन कैसा था, ये देखने को अब हमें पता चलता है कि जो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत केयरिंग है। वो सुबह ऑथर को उठाती हैं हर रोज़ और उसको स्कूल के लिए तैयार करती हैं, उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं। जो स्टेल चपातीज़ रात की जो बची हुई जो रोटियां होती हैं उसमें वो बटर लगा देती हैं और वो ब्रेकफास्ट करता है। फिर वो ये भी बताता है कि वो हर रोज़ जो है उनके लिए एक जो पहले स्लेट हुआ करती थी जिस पे लिखा करते थे बच्चे, वो और एक पेन रीड जो से लिखी जाती थी, वो सारी चीज़ें तैयार करके बंडल्ड करके वो उसको पकड़ा देती थी ऑथर को हर रोज़। ये दिनचर्या था उनका। और फिर उसको तैयार करके फिर वो स्कूल साथ में लेकर जाना। फिर वहाँ पर अच्छा ये भी है कि स्कूल जो है वो स्कूल और टेंपल दोनों अटैच्ड हैं वहाँ पर गाँव में। तो जब वो लेकर जाती हैं ऑथर को वहाँ पर, तो ऑथर स्कूल में बैठ जाता है और जो ग्रैंड मदर हैं वो बगल के ही टेंपल में एक मंदिर में जाकर कुछ स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ती हैं और जब तक वेट करती हैं वो, जब तक कि ऑथर फ्री नहीं हो जाता है। और ऑथर को वहाँ पर कुछ पुजारी होते हैं जो कुछ प्रेयर वगैरह करवाते हैं और जब ओवर हो जाता है तो जो ग्रैंड मदर हैं वो साथ में उनको लेकर घर पे आ जाती हैं। अच्छा, जब घर पे आ रही होती हैं तो रास्ते में वो डॉग्स को स्टील चपातीज़ भी खिलाती हैं जो घर से वो लेकर जाती हैं। तो और जो डॉग्स हैं वो उस चपातीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं उन रोटियों के लिए, तो वो उनको रोटियां देती हैं। तो इस तरीके से दिखता है कि कितनी केयरिंग और लविंग हैं वो, एनिमल लवर भी हैं। इस तरीके से दिखता है, हमें उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है उनके रिलेशनशिप में। उनके ये जो रिलेशनशिप है उसमें बदलाव आता है, एक चेंज आता है। जिस तरीके से बॉन्डिंग उनकी गांव में थी, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होने लगती है जब ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो ऑथर को और ग्रैंड मदर को सिटी बुला लेते हैं, शहर बुला लेते हैं। तो एक जो ये रिलेशन है इसमें बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है? ऑथर अब एक इंग्लिश स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है वो। अब वो मोटर बस से जाता है। पहले जब वो गांव में थे तो वो ग्रैंड मदर लेकर खुद जाया करती थी और साथ में लेकर आया करती थी। तो अब वो मोटर बस से जाता है तो ग्रैंड मदर अब वो स्कूल जाने में उसकी हेल्प नहीं कर पाती हैं। और फिर बाद में ये भी ग्रैंड मदर को पता चलता है कि वो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं है उन सब चीज़ों का। तो ग्रैंड मदर अब उसके स्टडीज़ में भी हेल्प नहीं कर पाती है, बहुत डिस्टर्ब्ड है इस वजह से कि वो उसके स्टडीज़ में भी हेल्प नहीं कर पाती है। फिर ग्रैंड मदर को पता चलता है कि वहाँ पर स्कूलों में भगवान के बारे में और धार्मिक किताबों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। इस बात से वो बहुत डिसअपॉइंटेड होती है कि स्कूलों में भगवान के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर दिखता है कि ग्रैंड मदर थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्सी हैं, थोड़ी सी एक रूढ़िवादिता है उनके अंदर, पुरानी सोच है। वो उनको लगता है कि भगवान के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, धार्मिक किताबों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक कन्वेंशनल अप्रोच है उनकी, इस तरीके से पता चलता है हमें ग्रैंड मदर के बारे में। फिर ऑथर ये भी बताता है कि वहाँ पर वो म्यूज़िक सीख रहा है। फिर ग्रैंड मदर इस बात पे तो बहुत डिसअपॉइंट होती हैं कि ये तो बैगर्स और हार्लोट्स का काम है, ये तो उन लोगों का काम है म्यूज़िक। तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है इन सारी चीज़ों से, इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि अब वो उसके स्टडीज़ में हेल्प नहीं कर पाती है, वो स्कूल साथ में नहीं जाती है छोड़ने, और अब बहुत ज़्यादा वो उसको सिखा नहीं पाती है। तो अब हालांकि वो अभी सेम रूम में रहते हैं, हर दिन वो मॉर्निंग में उठा तो देती है, लेकिन अब वो उस तरीके से बात नहीं करते हैं जिस तरीके से पहले इन दोनों की बॉन्डिंग थी। अब ये जो थोड़ी बहुत कॉमन लिंक होता है इनके बीच में, जो थोड़ा बहुत जो लिंक अभी बचा होता है, वो भी स्नैप्ड हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है जब ऑथर यूनिवर्सिटी पहुंचता है। अब उसको अलग रूम दे दिया जाता है, अलग रूम में अब वो पर्सनली रहता है वहाँ पर। अब जो ये कॉमन लिंक था थोड़ा बहुत इनके बीच में, वो भी अब ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है उनके बीच का ये भी रिलेशन, थोड़ा बहुत जो बचा था वो भी ख़त्म हो जाता है इस तरीके से। लेकिन जो ऑथर हैं वो एक्सेप्टेड द सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन, ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो उस एकांत को मान लेती हैं बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रोटेस्ट के, और एक एकांत में चली जाती हैं
क्योंकि अब वो ऑथर की हेल्प किसी भी चीज़ में नहीं कर पाती हैं। अलग रूम है उसके, अलग स्टडीज़ है उसकी, अब वो मोटर बस से जाता है, तो अब वो सारे बदलाव आ चुके हैं। अब वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती हैं वहाँ पर। और एक और बदलाव आ गया है कि अब वहाँ पर सिटीज़ में डॉग्स नहीं हैं, तो अब वो स्पैरोज़ को, चिड़ियाओं को वो क्या करती हैं, वरांडा में शाम के समय पर एक आधे घंटे निकाल कर वो क्या करती थी, वो ब्रेड क्रम्स जो होते हैं उनको टुकड़े करके वो उनको खिलाया करती थी। तो वो उनका बेस्ट टाइम होता था वहाँ पर शहर में, एक बेस्ट पार्ट होता था वो पूरे दिन का, एक हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता था वो, ये उनके दिनचर्या का शहर के अंदर जाकर। तो उनका ज़्यादातर समय अब स्पिनिंग व्हील में भी बीतता है, स्पिनिंग व्हील करती हैं वो, और एक आधे घंटे निकाल कर वो स्पैरोज़ को खिलाती हैं, जो कि वो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट भी होता है पूरे दिन का। अब ऑथर 5 सालों के लिए एब्रोड चला जाता है। अब तो वो एब्रोड चला जाता है, वहाँ से बाहर चला जाता है 5 सालों के लिए। और ग्रैंड मदर अपनी उस दुख को बयां नहीं करती हैं, स्टेशन पे साथ में जाती हैं शी ऑफ करने, उसको विदा करने, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अपने इमोशंस को नहीं दिखाती हैं। जब वो ऑथर जा रहा था तो ग्रैंड मदर जो है उसके फॉरहेड पे, उसके माथे पे किस करती हैं और एक विदा देती हैं इस तरीके से। और ऑथर को क्या लगता है कि वो शायद दोबारा अपनी ग्रैंड मदर को नहीं देख पाएगा। जब वो 5 साल बाद आएगा तो ग्रैंड मदर शायद ना रह पाएँ, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। और ऑथर को लगता है ये लास्ट फिज़िकल टच है दोनों के बीच में, एक लास्ट टच है जो कि उनके बीच में अब हुआ है, और इसके बाद वो दोबारा नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऑथर गलत होता है। जब वो वापस आता है 5 साल बाद, तो ग्रैंड मदर उसी तरीके से, ऐसा लगता है वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई हैं, और उसी तरीके से वो बहुत वहाँ पर खुश हैं ग्रैंड मदर, और उसको रिसीव करती हैं ऑथर को वहाँ से। और जब घर आती हैं ग्रैंड मदर, तो आज एक बदलाव आता है उनके नेचर में। आज उन्होंने प्रेयर नहीं की, आज उन्होंने प्रेयर गिव अप कर दिया, शाम को छोड़ दिया, और उन्होंने एक ओल्ड ड्रम इकट्ठा किया, एक ढूंढा, और अपने आस पड़ोस की कुछ औरतों को इकट्ठा किया, और एक जिस तरीके से एक योद्धा जब युद्ध जीत के आता है तो जिस तरीके से खुशियाँ मनाई जाती हैं, उस तरीके से वो उस ड्रम को बजाकर वहाँ पे खुशियाँ मनाने लगी, गीत गाने लगी, एक जैसे कि एक वॉरियर की होम कमिंग हुई हो। तो इस तरीके से वो बहुत खुश हैं, अपनी इस खुशी का ये इस तरीके से जाहिर करती हैं वो, और बहुत थक जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि बहुत एक माइल्ड फीवर है, मॉर्निंग में बोलता है कि भाई ये ठीक हो जाएंगी, एक बहुत माइल्ड फीवर है, थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। जो ऑथर के जो पेरेंट्स हैं उनको भी लगता है कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ग्रैंड मदर कहीं ना कहीं जानती हैं कि ये उनका एंड जो है बिल्कुल नियर है, और वो अब बात करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती हैं, अपना वो समय प्रेयर में लगाना चाहती हैं। वो किसी से बात नहीं करती हैं, उनको लगता है कि उनका जो एंड है वो बिल्कुल नियर है, करीब है, वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो किसी से भी बात करना बंद कर देती हैं और प्रेयर करना स्टार्ट हो जाता है उनका। बेड पे रोज़रीज चलती रहती हैं, इनऑडिबल प्रेयर चलता रहता है, और कुछ ही मोमेंट के अंदर वो जो बीड्स ऑफ रोज़री है वो उनके हाथों से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, एंड वो उनकी डेथ हो जाती है। तो एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस ऑथर के लिए वो था, और उनकी डेथ हो जाती है। और फिर रेड श्राउड, एक कफन पे बांध दिया जाता है, और फिर उसके बाद फनरल प्रोसेशन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए वो अरेंजमेंट की जाती हैं। और जब उनको वरांदा में रखा जाता है बाहर की तरफ, तो वहाँ पर बताया जाता है कि वो वहाँ पर 1000 की संख्या में जो चिड़ियाँ हैं वो आ जाती हैं वहाँ पर। और वो आज वो जो चिड़ियाँ हैं वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करती हैं। और दिन जब वो आया करती थी तो वो कोई उनके लेग्स पे, कोई उनके हैंड्स पे, उनके हेड पे बैठ जाया करती थी, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल भी ये शोरगुल नहीं किया, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं किया, और बिल्कुल साइलेंट होकर ऐसा लग रहा था मौन कर रही हैं, वो शोक मना रही हैं उनके डेथ का, ग्रैंड मदर की। और जो ऑथर है उसकी मदर को लगता है कि ये रोटी जो है टुकड़े इनको देना होगा, भूखे हैं ये स्पैरोज़। लेकिन जब वो ब्रेड क्रम्स देती हैं ऑथर की मदर, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस ब्रेड्स की तरफ, और चली जाती हैं वो स्पैरोज़। और अगले दिन वहाँ पर
जो स्वीपर होता है उस रोटी के टुकड़े को मॉर्निंग में डस्टबिन में डालता है। वो इतनी दुखी थी वो स्पैरोस कि उन्होंने वहाँ पर ब्रेड को वो टुकड़ों को नहीं देखा। वो तो शोक मनाने आई थी उस ग्रैंड मदर के मौत का। तो बहुत लास्ट में बहुत पेनफुल स्टोरी है।